हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं 10th क्लास के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग के एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए और ध्यान से, ठीक है, और याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, और जितना कितना सही हो रहा है आप लोग ज़रूर मिलाइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच, 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो बताइए, 2, 3, 4 या 5? तो आप लोग बनाइएगा और साथ साथ अपना देखिए कितना सही हो रहा है। ठीक है, ज़रूर मिलाइएगा क्योंकि ये सवाल जो है लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो बताइए पहला का आंसर क्या होगा? तो देखिए पहला का आंसर होगा सी। पहला का आंसर होगा सी, होगा 4। यानी कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने कितने चित्र का श्रृंखला बनाए थे? तो 4 श्रृंखला बनाए थे। ठीक है, अब देखिए सारियो ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के अपने 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 सपने को 4 चित्रों में श्रृंखला चरित्र किया था। ठीक है, 4। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सारियो के चित्रों में स्वतंत्रता की प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है तो दूसरे हाथ में क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए राष्ट्रीय ध्वज, दूसरा मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, तीसरा एक तलवार और चौथा है यानी कि डी है बाइबिल। तो आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर इसका होगा, देखिए बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि स्वतंत्रता की महिला प्रतिमा के दूसरे हाथों में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है कि इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को क्या कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती थी? तो इसको क्या बोला जाता था? ए है प्रजातांत्रिक सरकार, बी है निरंकुश सरकार, सी है उदारवादी सरकार और डी है समाजवादी सरकार। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका देखिए, आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? बी होगा, निरंकुश सरकार। ऑप्शन का होगा बी, निरंकुश सरकार। निरंकुश शासन व्यवस्था वह है जिसकी सतह पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। और देखिए बच्चों, जो भी ये एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं ये अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड बहुत काम आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यूटोपिया से क्या तात्पर्य है? तो पहला है ए नंबर, असंभव सा लगने वाला आदर्श समाज, बी है पूर्ण गरीबी वाला समाज, सी है अमीर लोगों का समाज और डी है सैन्य तानाशाही। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, असंभव सा लगने वाला आदर्श समाज। ठीक है, असंभव सा लगने वाला आदर्श समाज। देखिए इसमें बोला गया यूटोपिया एक ऐसे समाज की दृष्टि से है जो इतना आदर्श है कि उसका वास्तव में घटित होना असंभव है। वास्तव में घटित होना क्या है? असंभव है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रेडरिक सारियो के चित्र में जुलूस का नेतृत्व कौन से 2 राष्ट्र कर रहे थे जो पहले ही राष्ट्र राज्य बन चुके थे? तो ए है फ्रांस और जर्मनी, बी है यूएसए और स्विट्ज़रलैंड और सी है ब्रिटेन और इटली और डी है ऑस्ट्रिया और रूस। तो क्या होगा आप लोग बताइए? तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। यूएसए और स्विट्ज़रलैंड। तो इस चित्र में दोनों देश स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे निकल चुके हैं जो उनके राष्ट्र राज्य होने का प्रतीक है। राष्ट्र राज्य होने का प्रतीक है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में किस विश्वविद्यालय में दिए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था?
तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और सी है सावन विश्वविद्यालय, और डी है पेरिस विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं कौन सा आंसर है। आंसर होगा सी। ठीक है, क्या होगा, सी सावन विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए रेनन ने सावन में दिए गए अपने प्रसिद्ध व्याख्यान राष्ट्र क्या है, यानी अपनी राय दी थी। ठीक है ना, कौन दिए थे, रेनन ने। ठीक है ना, अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र का अस्तित्व किस प्रकार का जनमत संग्रह है। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र का अस्तित्व किस प्रकार का जनमत संग्रह है। तो पहला ए है प्रति वर्ष होने वाला, बी है रोज होने वाला, सी है 5 वर्ष में एक बार होने वाला, और डी है कभी ना होने वाला। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, देखते हैं, इसका आंसर बी होगा। क्या होगा, बी रोज होने वाला। क्या है, रोज होने वाला। रेनन का मानना था कि राष्ट्र का अस्तित्व बड़े पैमाने पर एकजुटता और दैनिक सहमति पर टिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है जनमत संग्रह क्या अर्थ है। तो जनमत संग्रह का क्या अर्थ है, राजा द्वारा लिया गया गुप्त निर्णय, बी है प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, और सी है उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किया गया मतदान। तो क्या होगा बताइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी, यानी कि प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। देखिए ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव पर उसकी राय मांगी जाती है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो बताइए, ऑप्शन ए 1789 फ्रांसीसी क्रांति, बी 1830 की जुलाई की क्रांति, और सी 1848 की उदारवादी क्रांति, और डी 1917 की रूसी क्रांति। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा, ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है ना, तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कब उदय होती है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है ना, तो देखिए 1789 की क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद पहली बार यह स्पष्ट विचार के रूप में उभरा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए किन विचारों पर बल दिया है। तो ऑप्शन है ए राजा और रानी की स्तुति, बी पितृभूमि और नागरिक, सी धर्म और जाति की एकता, और डी अमीर और गरीब का विभाजन। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा पितृभूमि और नागरिक। पितृभूमि और नागरिक, देखिए बोला गया है कि इन विचारों ने एक ऐसे संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया जिसे संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना, संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो ए है पीपल्स असेंबली, बी है सीनेट, और सी है नेशनल असेंबली, और डी है पार्लियामेंट। तो क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा सी नेशनल असेंबली। नाम क्या रखा गया था, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। और इसके बारे में दिया गया है, देखिए नेशनल असेंबली क्या है, यानी कि ये सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा चुनी गई इस सभा में राष्ट्र का नेतृत्व संभालना। ठीक है ना, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन की नागरिक संहिता को किस वर्ष लागू किया गया, यानी कि नेपोलियन कोड कब लागू किया है। तो ऑप्शन है ए 1789, बी 1804, और सी 1815, और डी 1830। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी 1804। क्या होगा, 1804, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला इस देखिए व्याख्या, इसमें बोला गया नेपोलियन संहिता के नाम से ऐसे जाना जाता है जिससे कानून के समक्ष बराबरी स्थापित है। ठीक है ना, बराबरी स्थापित की है। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 1804 की नेपोलियन संहिता
की मुख्य विशेषता क्या थी? 1804 की नेपोलियन संहिता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन है ए विशेष अधिकारों की समाप्ति, बी कानून में समानता, और सी प्रशासनिक सरलीकरण, और डी उपरोक्त में से सभी। तो क्या होगा बताइए? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर होगा डी सभी। क्या होगा? डी सभी, यानी कि विशेषाधिकारों की समाप्ति, कानून में समानता, प्रशासनिक सरलीकरण। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। जिससे इसमें बोला गया है कि नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को खत्म किया और संपत्ति के अधिकारों को क्या किया? सुरक्षित किया, यानी सुरक्षित बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर प्रश्न है। देखिए 1798 में तैयार किए गए जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को किसने डिजाइन किया था? तो बताइए। ऑप्शन ए फ्रेडरिक सारियो, बी एड्रियास रेवनान, और सी कार्ल कैस्पर फिट्स, और डी ड्यूक मेटरनिक। तो आंसर देखते हैं इसका। आंसर है बी है एंड्रियास रेवनान। ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि रेवनान एक जर्मन पत्रकार थे जो जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे। ठीक है ना, जैकोबिन क्लब के भी सदस्य थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण चित्र का मुख्य विषय क्या था? तो ऑप्शन ए जर्मन लोगों का विकास, बी फ्रेंच सेना द्वारा ज्वेब्रेकन शहर पर कब्जा और उनका दमनकारी रूप, और सी ब्रिटेन का गौरवशाली इतिहास। तो क्या होगा आंसर? तो ये आंसर इसका देखते हैं। आंसर है बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। फ्रेंच सेना द्वारा जैक्रोब्रेन शहर का कब्जा और दमनकारी रूप। यह चित्र फ्रांसीसी सेना के रूप में दावों का व्यंग्य करता है कि वे मुक्तिदाता थे। क्या थे? मुक्तिदाता थे। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि 1813 में लाई स्प्रिंग की लड़ाई हारकर लौटते हुए नेपोलियन को किस रूप में दर्शाया गया? बताइए। ए है राजा, बी डाकू, सी डाकिया, और सी एडी सैनिक। तो आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर आइए देखते हैं इसका क्या होगा। आंसर है सी। ठीक है ना, सी होगा डाकिया। क्या होगा? डाकिया। झोले से गिर रही चिट्ठियाँ उन प्रदेशों के नाम हैं जिन्हें नेपोलियन ने खो दिया था। ठीक है ना। देखिए आप लोग को ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसी में से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और जो ये प्रश्न करवा रहे हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य 18वीं सदी के दौरान ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य कौन सा था? तो कौन सा था बताइए। तो ब्रूबो साम्राज्य, बी है रोमनो साम्राज्य, और सी है हैब्सबर्ग साम्राज्य, और डी है ऑटोमन साम्राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा हैब्सबर्ग साम्राज्य। इसमें बोला गया कि यह साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना था। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि कुलीन वर्ग राजनीतिक कार्यों और उच्च समाज के बीच किस भाषा का प्रयोग करते थे? ठीक है ना, किस भाषा का प्रयोग करते थे? देखिए इसमें बोला गया है कि पहला है जर्मन, बी है अंग्रेजी, सी है फ्रेंच, और डी है इतावली। तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसमें भाषा तो सी होगा। क्या होगा? सी होगा फ्रेंच। क्या होगा? फ्रेंच। देखिए कुलीन वर्ग के लोग कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए अक्सर फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है ना, कुलीन वर्ग है। अगला प्रश्न है कि उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के मूल लीवर पर आधारित है, किसका अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? आधारित है जिसका अर्थ है क्या है? यानी कि पहला है कानून, बी आज़ाद, सी शासक, और डी संपत्ति। तो इसका अर्थ क्या है बताइए आप लोग। तो इसका अर्थ
आज़ाद है। क्या है? आज़ाद है। ऑप्शन नंबर बी। बोला गया है कि नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। ठीक है। अगला प्रश्न बोला गया है कि क्रांतिकारी फ्रांस में मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल किन्हें प्राप्त था? तो ऑप्शन ए है सभी वयस्क नागरिकों को, बी संपत्तिवान पुरुषों को, और सी कुलीन वर्ग को, और डी महिलाओं का। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है बी। क्या होगा? बी संपत्तिवान पुरुषों को, यानी कि केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर माल बेचने वाले व्यापारी को कितने सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 15। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया है 11। क्या होगा? 11। ठीक है। प्रत्येक नाकों पर लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। ठीक है ना, 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। अगला प्रश्न है कि जर्मनी में कपड़ा नापने का पैमाना क्या था जिसकी लंबाई हर स्थान पर बदल जाती थी? तो क्या होगा? तो ए मीटर, बी यार्ड, और सी एलए, और डी इंच। तो क्या होगा आंसर? सी एलए। क्या है? एलए। ठीक है ना। देखिए, अलग अलग शहरों में एलए की माप अलग अलग होती थी, जो व्यापार में बड़ी बाधा थी। व्यापार में क्या थी? बड़ी बाधा थी। अगला प्रश्न बोला गया है कि 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित किया गया शुल्क संघ कौन सा था? तो पहला है जलवे राइन, बी वियना संघ, सी जर्मन यूनियन, और डी लिबरल वर्ग। तो बताइए आप लोग, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए जलवे राइन। क्या होगा? ए जलवे राइन होगा। ठीक है, याद रखिए जलवे राइन। इस संघ ने मुद्राओं की संख्या को 30 से ऊपर घटाकर 2 कर दिया। 30 से ऊपर से घटाकर 2 कर दिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि जलवे राइन शुल्क संघ ने मुद्राओं की संख्या को 30 से ऊपर से घटाकर कितना कर दिया? तो अभी जस्ट प्रश्न आया था। तो क्या होगा आप लोग का आंसर? 10, 5, 2, 1। क्या होगा? तो अभी हम बताएं कि 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। देखिए, आर्थिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए मुद्राओं की संख्या कम करना एक बड़ा कदम था। ठीक है ना। आर्थिक गतिविधियाँ को बढ़ाने के लिए मुद्रा की संख्या को क्या कर देना? कम कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1815 में नेपोलियन को हराने वाली शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन और रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इटली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, इटली। क्या होगा? इटली। तो ये इटली नेपोलियन को हराने वाली मुख्य शक्तियों में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया था। इटली नेपोलियन को हराने वाला कौन था? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1815 की वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? जो 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था उसका मेजबानी कौन किया था? ड्यूक मेटरनिक, बी है ऑटो वन बिस्मार्क, और सी है जूसेपे मैत्सनी, और डी है लुई फिलिप। तो क्या होगा आंसर? देखिए, आंसर होगा ड्यूक मेटरनिक। ठीक है। 1815 में कौन थे? तो ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इसे कांग्रेस की मेजबानी की थी। इसने कांग्रेस की मेजबानी की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वियना संधि के तहत फ्रांस के उत्तर में किस राज्य की स्थापना की गई जिसमें बेल्जियम शामिल था? तो ऑप्शन ए है पीनमाउंट, बी है नीदरलैंड राज्य, और सी है वाल्वेरिया, और डी है सैक्सेनी।
ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर आप लोग का, तो आंसर वी होगा, याद रखिए वी होगा नीदरलैंड का राज्य, ठीक है ना, नीदरलैंड का राज्य। ठीक है, इसका उद्देश्य भविष्य में फ्रांस के विस्तार को क्या करना था, रोकना था। ठीक है, अगला प्रश्न, चिंतकों का क्लब 1820 यानी व्यंग्य चित्र में पढ़े लिखे समाज का पहला नियम क्या दर्शाया गया था, यानी कि खुलकर, पहला है खुलकर बहस करना, बी खामोशी, और सी राजा की स्तुति, और डी है विद्रोह। बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो बी है खामोशी। क्या है, खामोशी। देखिए यह व्यंग्य चित्र रूढ़िवादी सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक को दर्शाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रसिद्ध इतालवी फ्रांस क्रांतिकारी जूसेप्पे मैत्सिनी का जन्म 1807 में कहाँ हुआ था, तो जिनेवा में, ट्यूरिन में, मिलान में, रोम में। तो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन ए जिनेवा में। कहाँ पर हुआ था, तो जिनेवा में। मैत्सिनी कार्बोनी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। ठीक है ना, मैत्सिनी जो है कार्बोनी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि जूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित दो गुप्त संगठन का क्या नाम था, यंग इटली और यंग यूरोप, बी है रेड शर्ट्स और कार्बनरी, और सी है जैकोबिन क्लब और लिबरल लीग, और डी है फ्री इटली और न्यू यूरोप। ठीक है ना। तो अगला इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है ना। ठीक है, इन संगठनों ने पूरे यूरोप के युवाओं को एकजुट करने का प्रयास किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, नेपोलियन बोनापार्ट, बी है जूसेप्पे मैज़िनी, और सी है काउंट काबूर, और डी है विलियम प्रथम। तो क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा जोसेफ मैज़िनी। कौन हो गया, जोसेफ मैज़िनी। मेटरनिक मैज़िनी के लोकतांत्रिक विचारों को रूढ़िवादी व्यवस्था के लिए खतरा मानते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है, तो ए है ऑटोवन बिस्मार्क, बी है ड्यूक मेटरनिक, और सी है लॉर्ड वायरल, और डी है जूसेप्पे गैरिबल्डी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है बी। क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा, बी होगा, ड्यूक मेटरनिक। ठीक है। यह कथन फ्रांस की क्रांति के यूरोपीय प्रभाव को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है कि किस संधि ने 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, तो ए है वियना संधि, बी है वर्साई की संधि, सी है कुस्तुनिया की संधि, और डी है पेरिस की संधि। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा सी कस्तूनिया की संधि। ठीक है ना। आंसर क्या होगा, कस्तूनिया की संधि। ठीक है ना। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग को राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बोला गया है कि योहान गैटफील्ड जैसे रूमानी विचारकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति कहाँ निहित है, तो ए है महलों में, बी आम लोगों में, और सी सेना में, और डी कारखाना में। तो क्या होगा आंसर, तो आंसर होगा बी आम लोगों में। कहाँ पर, आम लोगों में। देखिए रूमानीवादी कला और लोक संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद के प्रचार का समर्थन करता था। ठीक है ना, राष्ट्रवाद के समर्थन करता था। अगला प्रश्न कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, विलियम प्रथम, बी है ऑटोवन बिस्मार्क, और सी है जूसेप्पे गैरिबल्डी, और डी ड्यूक मेटरनिक। तो आंसर क्या दिया है, बी ऑटोवन बिस्मार्क। ठीक है ना। कौन थे, ऑटोवन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रॉक एंड लॉ की नीति अपनाई थी, यानी कि माध्यम जर्मनी का एकीकरण किया था, रॉक एंड लॉ। अगला प्रश्न है कि 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में किसे नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया, तो ए है
कैंसर विलियम प्रथम, बी है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ और सी है ऑटोमन बिस्मार्क। तो क्या होगा आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ए कैंसर विलियम प्रथम। ठीक है ना, कौन? कैंसर विलियम प्रथम। ठीक है ना, ये नंबर होगा कैंसर विलियम प्रथम। वर्साई के शीश महल में एक समारोह में प्रथा के राजा को सम्राट घोषित किया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मंत्री प्रमुख नाम क्या था। देखिए, तो बोला गया जोसेफ मेजिनी, बी है काउंट कैमिलो दे काबूर और जोसेफ गैरिबल्डी और विक्टर इमैनुअल। तो क्या होगा आंसर आप लोग का। देखिए आंसर दिया गया है बी, क्या होगा काउंट कैमिलो दे काबूर। काउंट काबूर इसको बोला जाता है, काउंट काबूर भी बोला जाता है। ठीक है ना। काउंट काबूर ने अपनी चतुर कूटनीति से इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच किस वर्ष एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शन है 1688, बी है 1707 और सी है 1798 और डी है 1801। तो क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा बी 1707 में 1707। देखिए, इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अस्तित्व में आया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला गया फ्रांस के रूपक का नाम क्या था जिसे डाक टिकटों और सिक्कों पर अंकित किया गया है। तो ए है जर्मेनिया, बी है मारियान और सी है ब्रिटेनिका और डी है विक्टोरिया। तो क्या होगा। ऑप्शन बी होगा मरियान। क्या होगा मरियान। मरियान की प्रतिमाओं ने नागरिक को एकता की याद दिलाई। ठीक है, नागरिक की एकता को याद दिलाई। आज का लास्ट प्रश्न है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ए है बाल्कन क्षेत्र, बी है स्कैंडियाई क्षेत्र और सी है प्रशियाई क्षेत्र और डी है इबेरियाई क्षेत्र। तो आंसर क्या होगा। आंसर दिया है ए बाल्कन क्षेत्र। क्या दिया है बाल्कन क्षेत्र। तो ये बाल्कन क्षेत्र में तनाव प्रथम विश्व युद्ध की प्रस्तावना साबित हुई। ठीक है, तो ये था आप लोग का आज का प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा और लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों और अपने भाइयों को शेयर करें। ठीक है, और जितने जो भी सब्जेक्ट पर आप लोग को ये सब्जेक्टिव बनाना है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस पर वीडियो बना दीजिए तो हम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है।